सर्वं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम् मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस कार्यक्रम की समन्वय एवं स्नातकोत्तर विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दुबे को विजय श्रीधर जी के स्वागत के लिए मैं मैडम से आग्रह करूंगी। पुनः दत्ता के नाम से प्रसिद्ध श्री कैलाश चंद्र पंत जी, साथ हैं माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल के संस्थापक निर्देशक, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित श्री विजय दत्त श्रीधर जी। जोरदार तालियां, ये आवाज कम है। सारस्वत वक्ता के रूप में हमारे मध्य हैं पूर्व प्रमुख सचिव संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा साहित्यकार श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। अतिथियों के साथ मंच पर हैं हमारे अपने नर्मदापुरम के राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त नवगीतकार डॉक्टर विनोद नगम जी एवं विविध प्रबंध काव्यों एवं सतत सृजन यात्रा में जुटे जागरूक और प्रबुद्ध रचनाकार, कवि, निबंधकार, समीक्षक एवं लोकप्रिय प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी। अतिथियों के साथ मंच पर है महाविद्यालय के प्राचार्य और संरक्षक, महाविद्यालय में आयोजित प्रत्येक बृहद कार्यक्रम और आयोजन की मुख्य प्रेरणा शक्ति, निरंतर कर्मरत रहने वाली और हमें मुस्कुराकर कठिनाइयों और परेशानियों से मुक्त कर देने वाली डॉक्टर श्रीमती कामिनी जैन एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा दुबे जो इस संगोष्ठी की समन्वयक हैं। मैं बारंबार तालियों के लिए आपसे गुजारिश नहीं करूंगी, ये तालियां निरंतर बजते रहने चाहिए और इन तालियों की आवाज के बीच मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ महाविद्यालय की प्राचार्य एवं संरक्षक डॉक्टर श्रीमती कामिनी जैन। उपस्थित हैं जिनकी वाणी हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाएगी और इस संगोष्ठी का जो उद्देश्य है वो हमारा आज पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमेशा से महसूस किया जाता रहा है कि दिन पे दिन हिंदी के प्रति हम लोग महाविद्यालय में हैं, स्टूडेंट हमारे संपर्क में रहते हैं कि हिंदी के प्रति बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है। एक टाइम था जब हमारी लाइब्रेरी में हम लोग बुक्स बुलाते थे तो 95% बुक्स हमारी हिंदी भाषा की होती थी। अब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा की बुक्स का डिमांड हमारे स्टूडेंट से बढ़ने लगी है और जिससे हमें ये महसूस होता है कि बच्चों का हिंदी के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। हम जब बच्चों से बात करते हैं तो उनके मन में ये भाव रहता है कि जिसे अंग्रेजी आती है वो बहुत विद्वान है और जिसे हिंदी आती है वो विद्वान नहीं है, ऐसा उनको लगता है सर। ऐसा मैंने महसूस किया बच्चों की बातों से। तो मैं मंच से बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में जो साहित्यकार उपस्थित हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। बेटा, और हिंदी भाषा, हमें हिंदी आती है, ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ सर कि मैं गृह विज्ञान विषय की शोध निर्देशिका रही हूँ और मैंने लगभग 150 से अब शोध कार्य मैंने कराए हैं सर। और मैक्सिमम मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास हिंदी भाषा के थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे जो सिर्फ हिंदी भाषा को जानते थे, वो मेरे को ढूंढते इसलिए आते थे कि मैडम हिंदी में हमारा शोध कार्य करा देगी। तो मुझे हिंदी आने से बहुत लाभ मिला, बहुत सारे शोधार्थी मुझे मिले। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा रुझान होना चाहिए। अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हिंदी न आना शर्म की बात है। मैं मंचासीन अतिथियों में से दादा पंत जी, श्री श्रीधर जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी और महाविद्यालय से हमेशा आंतरिक रूप से जुड़े रहे हमारे सर डॉक्टर विनोद निगम, जो कि महाविद्यालय की प्रतिभा बैंक के सदस्य भी हैं। हम लोगों ने कभी ये महसूस नहीं किया कि सर शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय से कभी सेवानिवृत्त होकर यहाँ से गए हैं। हमेशा सर की उपस्थिति, सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। केजी मिश्र सर के बारे में भी बोलना चाहूँगी कि जब भी हिंदी का कोई प्रोग्राम होता है, हम सर को याद करते हैं और सर का पूरा सहयोग महाविद्यालय को प्राप्त होता रहता है। सभा में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालय से आए हिंदी के प्राध्यापक, शोधार्थी, मीडिया कर्मी और महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही म्यूजिक डिपार्टमेंट, हमारा संगीत विभाग, जो हर कार्यक्रम की शोभा है, जो जिनके सानिध्य से ही हम सरस्वती वंदना इतने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। श्री प्रेमकांत कटंगार सर का भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। अंत में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हिंदी विभाग के सहयोग से हुआ है। तो हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा दुबे मैडम, मंच का सफल संचालन कर रही डॉक्टर श्रुति गोखले मैडम, मधु विजय और कीर्ति दीक्षित, इन सभी की सराहना मैं करती हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे विषय का चुनाव किया और संगोष्ठी का आयोजन किया। धन्यवाद मैडम। हिंदी की बात चली है, पंक्तियां बोले बगैर रहा नहीं जा रहा है कि परंपरा की घनी धरोहर, परंपरा की घनी धरोहर और प्रगति से प्यार, परंपरा की घनी धरोहर और प्रगति से प्यार। हिंदी अपने पंख पसारे उड़ने को तैयार, हिंदी अपने पंख पसारे उड़ने को तैयार। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस गोष्ठी की समन्वयक, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दुबे को कि वे इस गोष्ठी के संबंध में अपनी बात रखें, विषय प्रवर्तन करें। डॉक्टर पुष्पा दुबे। आज के इस कार्यक्रम में जो हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में और स्वतंत्रता के 75 वर्ष के संदर्भ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदी की स्थिति पर केंद्रित है। इस संगोष्ठी में मंचासीन परम आदरणीय दादा पंत जी, जिन्होंने मुझे सहज ही स्वीकृति दे दी, वो मुझे किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है उनकी स्वीकृति। आदरणीय डॉक्टर विजयदत्त श्रीधर जी, जो पत्रकारिता के बहुत बड़ी हस्ती हैं, साहित्य और हिंदी भाषा है लेकिन पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने भी मुझे जब स्वीकृति दी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर तक मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करूं। और फिर हमारे पूर्व सांस्कृतिक सचिव, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव जी, जब इन्होंने भी मुझे यहाँ वक्तव्य के लिए अपनी स्वीकृति दी
तो मुझे लग रहा था कि हिंदी विभाग का और शास्त्रीय विज्ञान महाविद्यालय नर्मदापुरम का ये सौभाग्य है कि हम इतने बड़े विद्वानों को यहाँ सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ हमें अवसर मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही गर्वित हैं। बच्चों को मैंने बताया कि इतने बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच में आ रही हैं। हमने कहा जब तुम थोड़ी सी और बड़ी होगी, जब कहीं किसी कार्यक्रम में जाओगी, शोध पत्र लिखोगी और कहीं साहित्यिक गोष्ठी में जाओगी, तो तुम्हें भी इस बात से गर्व होगा कि हमने दादा पंत जी का व्याख्यान सुना है, श्रीधर जी को सुना है, मनु श्रीवास्तव जी को सुना है। तो मैं ऐसे महान हमारे हस्तियों को, ऐसे महान हमारे विद्वतजन का सादर अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विनोद निगम जी, जो हमारे गुरु भी रहे हैं, इस कॉलेज में भी रहे हैं, होम साइंस कॉलेज में और नर्मदा कॉलेज में भी रहे हैं। दोनों ही जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। ऐसे मैं निगम सर का भी स्वागत करती हूँ। हमारे उद्घाटन सत्र के साथ ही अकादमिक सत्र भी लगा हुआ है और उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी। विद्वान व्यक्ति हैं, लगभग 35 या 40 पुस्तकें लिख चुके हैं मिश्र जी। और एक बहुत इस संगोष्ठी में शुभ समाचार भी है कि मिश्र जी भी आदरणीय दादाजी से आज उद्घाटन की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति राज्य स्तर पर गठित है और दादा संचालन कर रहे हैं, तो दादा के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम जिला स्तर पर भी जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का जिले स्तर पर गठन करेंगे। मिश्र जी ने ये तैयारी की है, मैं उन्हें जो है शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि दादा का और श्रीधर जी का और श्रीवास्तव जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा इस कार्य में भी। मैं इस कार्यक्रम में जो हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में ही अधिक है, सभी हमारे साथी प्राध्यापक जो उपस्थित हैं, सभी जनभागीदारी के साथी, सभी अतिथि विद्वान और सभी पत्रकार मित्र, बाहर से आए हुए नागरिक, बाहर से आए हुए शोधार्थी और हमारे बीच में द्वितीय सत्र अकादमिक सत्र की मुख्य वक्ता के रूप में चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर से पधारी और वर्तमान में उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन का प्रतिनिधित्व कर रही डॉक्टर राजकुमारी शर्मा मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सामने मैडम बैठी हुई है। द्वितीय सत्र में मैडम का मुख्य वक्तव्य होगा। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए बहुत कम समय में इस विषय को चुनने का कारण और इसके मुख्य बिंदु जिन पर हमें चिंतन करना है, मैं उसकी बात रखूंगी। बहुत विस्तृत में इसलिए नहीं जाऊंगी कि हमारे सामने जो विद्वान हैं, हमें उन्हें ही सुनना हमारा उद्देश्य है। हम उतने उनके बराबर पर नहीं है कि हम बोलें और उन्हें सुनाएं, लेकिन जिन बिंदुओं को दिया है मुझे लगता है कि मुझे उनको बोलना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और उस समय यह बहस 12 तारीख से शुरू हुई थी और 14 तारीख को समाप्त हुई और 14 को ही जो है उसकी घोषणा हुई। इसलिए हम लोग 14 तारीख को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या दरअसल भारत सरकार की कोशिश भी यह थी कि हम धीरे धीरे हिंदी को पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में और उसके बाद में राष्ट्रभाषा के रूप में हम उस स्थिति में पहुंचा देंगे। उसी के लिए कुछ कमेटियां भी गठित की गई, उसी के लिए सारे प्रयास हुए और त्रिभाषा फार्मूला भी बनाया गया, लेकिन हम उस स्तर पर शायद नहीं पहुंच पाए हैं। उस समय भारतीय संविधान में 17 भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ और आज की डेट में 22 भाषाएं
संविधान में जो है स्थान प्राप्त है। देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। हिंदी अमीर खुसरो से लेकर, वैसे हम अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की परंपरा से हिंदी का जो स्रोत मान करके उसका विकास आज तक में मानते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर जो हम 1200 साल का इतिहास देखते हैं, अमीर खुसरो की हिंदी से लेकर के पूरे आदिकाल के साहित्य से, भक्ति काल के साहित्य से शोतसुनी के रूप में प्रवाहित होकर के नए नए शब्दों को लेते हुए और आधुनिक काल, बीच में रीति काल में भी कुछ नए तरीके से हिंदी ने अपना स्वरूप लिया है। और आधुनिक काल आते आते आधुनिक काल में हम देखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादन से हिंदी, जो आज की हिंदी हमारे सामने आ रही है, वो सरस्वती पत्रिका से के समय से ज़्यादा हमको स्पष्ट तौर पर समझ में आती है, या उसका मानक रूप हमें समझ में आता है। हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में एक अलग तरह का रूप लिया। उसमें हिंदी को निखारने के लिए पूरे भारत के राजनेताओं ने, महापुरुषों ने, समाज सुधारकों ने, जो हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने भी हिंदी को महत्व दिया। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी हो, राजगोपालाचारी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, इन सब ने हिंदी को महत्व दिया। बल्कि महात्मा गांधी ने तो 1918 में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में कहा भी था, राष्ट्रभाषा की घोषणा भी की थी उन्होंने, और कहा था प्रांतीय भाषाओं के स्थान में भी नहीं, बल्कि उनके सिवाय अंतर प्रांतीय विनिमय के लिए एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत के लिए जरूरी है, और वह भाषा केवल हिंदी हिंदुस्तानी हो सकती। ये इतने पहले बात कही। और हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों ने उसे अपने तरह से गढ़ा। उसमें वह स्वाधीन चेतना वाला जो ताकत थी, ऊर्जा थी शब्दों में, वो भरी। उसमें माधवराव सप्रे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है स्वाधीन चेतना वाली भाषा का रूप देने में, जिसे आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी ने उनकी स्मृति में बहुत बड़े संग्रहालय के रूप में हमारे सामने खड़ा किया है। हम बल्कि पूरे भारतवासी इस बात के लिए श्रीधर जी के ऋणी भी हैं। हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम साहित्यकारों की भाषा देखें तो चाहे माखन गुप्त जी हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो, इन्होंने अपने तरीके से हिंदी को जो शब्द दिए, हिंदी ने वह लय पकड़ी, वह रूप दिया। उसके बाद में हम देखें कि हिंदी के बैनर, हिंदी के झंडे के तले हमने आज़ादी प्राप्त की। सारे भाषाभाषी, कहीं कोई विरोध नहीं था। आज़ादी के बाद में हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे लोग स्वीकार नहीं कर पाए। ये एक चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। हमें इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा आज करना है कि आज़ादी के बाद में हिंदी ने किस तरह से अपना विकास किया है, जबकि विज्ञान में, नई टेक्नोलॉजी में, पत्रकारिता में, सिनेमा में, बाजार में, उपजावादी संस्कृति में बहुत तरह से हिंदी ने अपने रूप को परिवर्तित किया है। इन रूपों में हिंदी किस तरह से आज कहाँ पहुँची है और उसकी संभावनाएं क्या हैं, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करना, विमर्श करना हमारी संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ में मैं आशा करती हूँ कि हम सभी को इन सबके उत्तर मिलेंगे। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं के लिए एक बड़ी शुभ सूचना है। जैसा कि मंच से हमारे वरिष्ठ चिंतकों ने आदेशित किया, यद्यपि कुछ शोधार्थी हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये खुली प्रतियोगिता है छात्राओं के लिए और शोधार्थियों के लिए अलग अलग। सभी छात्राओं को इस शोध संगोष्ठी में आने वाले वैचारिक वक्तव्यों के नोट्स तैयार करने हैं, यानी रिपोर्टिंग का काम करना है एक तरीके से। शोधार्थी भी ये काम करेंगे और उन
नोट्स में से, उन रिपोर्टिंग्स में से आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। बहुत मन लगा के पूरे समय सजग रहते हुए रिपोर्टिंग करनी है और बातों को समझते हुए लिखने का काम भी छात्राओं को करना है। गोष्ठी को हम तेजी से आगे की ओर ले चल रहे हैं। इससे पहले कि वक्तव्य अपनी वैचारिक गंभीरता के साथ आरंभ हो, हम अपनी सम्मान मूर्तियों के सम्मान में शॉल, श्रीफल भेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हुए माननीय दद्दा श्री पंत जी के अभिनंदन पत्र का वाचन मैं करने जा रही हूँ। मंच का आशीष चाहूंगी। सारस्वत अभिनंदन, दिनांक 13 सितंबर 2022। अभिनंदनीय व्यक्तित्व एवं वंदनीय कृतित्व के धनी परम श्रद्धेय दादा श्री कैलाश चंद्र पंत जी की सुदीर्घ हिंदी सेवा के लिए समर्पित विनम्र शब्द सुमनांजलि। कैसी भी विषम परिस्थिति में अविचल और अटल भाव से कर्मपथ पर अग्रसर होकर लक्ष्य सिद्धि में सफल सिद्ध होना आपके अतुल आत्मबल का प्रत्यक्ष परिचय है। अतः हे जन सेवा प्रति हम आपको अभिनंदित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। लाभ लोभ की समस्त स्पर्धाओं और स्पृहाओं से दूर सामाजिक दायित्व व बोध की अंतः प्रेरणा से सतत प्रेरित हे निष्काम कर्मयोगी, हम आपकी कर्मठता के समक्ष अत्यंत आदरपूर्वक नतमस्तक हैं। शबनम की सुशीलता, बूंदों की सौम्यता और सदाचारोन्मुखी सदाशयता से समृद्ध हे राष्ट्र भाषा संवर्धक ज्ञान मूर्ति, यह महाविद्यालय अपने वृहद नगर परिवार सहित आपका शुभ आशीर्वाद और प्रेरक संदेश पाकर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चंद्रिका स्नान, शुभ्र वेश, श्वेत केश और लंबी छरहरी काया के अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व की छाया में भाषा, साहित्य, पत्रकारिता एवं समाज की सेवा आदि विविध आयामों द्वारा अपने स्पृहणीय कृतित्व से समाज को दिशा देने वाले हे ऋषि, हम आपका अभिनंदन करते हैं। द्रव की भांति सरल सुकोमल भावों से मनुष्यता को पोषित करने वाले, बिना भेद बुद्धि के सब पर अपनी स्नेह की वर्षा कर सबकी सहायता को तत्पर हे जननायक, हम आपके स्नेह और आशीष की अभिलाषा करते हैं। पंख में पंकज की भांति विलसित हे प्रणम्य हिंदी सेवी, आज जब समाज में पग पग पर भ्रष्टाचार का कुहासा छाया है, तब हिंदी भवन को अपने त्याग से आलोकित करने वाले आपके प्रति हमारी श्रद्धा सहज अर्पित है। तख्त और ताज के लिए लालायित अपने समसामयिकों के मध्य राजधानी में रहकर भी आपने जिस निष्ठा से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अक्षरा पत्रिका और हिंदी भवन्यास को निष्काम भाव से सुपुष्ट किया है, वह कर्म से कहीं ऊपर तप की श्रेणी में वर्गीकृत होने योग्य है। अतः हे तपस्वी हिंदी सेवी, आपके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की शुभकामना सहित यह अभिनंदन पत्र हम आपको सहर्ष समर्पित करते हैं। हिंदी पुरोधा दादा श्री कैलाश चंद्र पंत जी को शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम द्वारा सादर समर्पित आशीष की आकांक्षा सहित स्नातकोत्तर हिंदी विभाग गृह विज्ञान महाविद्यालय डॉक्टर विजय दत्त श्रीधर जी है। सम्मान में अगले क्रम में हम शॉल श्रीफल भेंट करने जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी लेकिन साहित्यकार श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी।
लगा के गौरवान्वित हो रहे हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रियता और हिंदी के विकास एवं विस्तार में उनके प्रयासों ने हिंदी ही नहीं वरन हिंदी की विभिन्न लोक भाषाओं के उन्नयन की दिशाएं भी प्रशस्त की हैं। अपने सद प्रयासों से मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को हिंदी और अहिंदी भाषी साहित्यकारों और साहित्यानुरागियों की असरदार संस्था के रूप में आपने सुविकसित किया है। पत्रिका अक्षरा और विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भोपाल का हिंदी भवन मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र आपके नेतृत्व में ही बन रहा है। ये संस्कृति पुरुष श्री पंत के ही प्रयत्नों का सुफल है। वे धुरंधर वक्ता हैं और हम उनके उद्बोधन हेतु व्यग्र हैं। मैं यह मंच सम्मानपूर्वक सौंप रही हूँ श्री कैलाश चंद्र पंत हमारे दत्ता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विनोद निगम जी, मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, मेरे बहुत ही अत्यंत प्रिय और आदरणीय विजयदत्त जी श्रीधर, प्रोफेसर कृष्ण गोपाल जी, प्रोफेसर कृपा दुबे जी और प्रोफेसर मैडम भोसले जी, उपस्थित आचार्यगण और मेरे युवा छात्र साथियों। मैं सोच रहा था आते आते कि हम कहीं विलंब से न पहुंचे, लेकिन जब नर्मदा के तट के ऊपर से हम नर्मदा नदी के पुल से आ रहे थे तो मुझे नर्मदा के छल तरंगों को देखने का अवसर मिल गया। तो मैंने कहा जिस नगरी में नर्मदा इससे स्वतंत्रता पूर्वक उछाल तरंगों के साथ बह रही हो, वहाँ समय की कोई चिंता न करें। हम लोग क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी में शामिल होने के लिए आए और यह ऐसी संगोष्ठी है जिसके विषय देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इन विषयों पर चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यह अगर गंभीरतापूर्वक आप लेंगे तो ये वैश्विक सभ्यता का जो विमर्श चलता है दुनिया भर में, उसको भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि आप हिंदी दिवस की पूर्व एक दिन पूर्व आयोजन कर रहे हैं, तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि पहले सबसे पहले आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। वैसे मैंने स्वयं को बांध देने के लिए अपने वक्तव्य को एक आलेख का रूप दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें भी जितनी कटौती हो सके मैं करूँ, ताकि अधिक से अधिक विद्वानों को सुनने का अवसर मिले। नर्मदा तट पर स्थित इस नगरी के वास्तविक स्वरूप को स्मरण कराने वाला नाम प्रदान कर दिया गया है। ऐसा कर शासन ने एक महत्वपूर्ण दायित्व संपन्न किया है। केवल नगरवासियों को ही नहीं, समस्त भारतवासियों को अपने स्व को पहचानने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल एक शहर का नाम बदलना ही नहीं है,
उस शहर की पूरी सांस्कृतिक विरासत को भी आपके सामने नर्मदापुरम नाम पर सामने लेकर आया। प्राचीन समय में ऋषियों ने जिन स्थानों को अपनी साधना स्थली बनाया था वो वैदिक और पौराणिक संस्कृति के आख्यान से जुड़े हैं। इस सांस्कृतिक प्रवाह ने भारत को एक राष्ट्र का स्वरूप दिया था। इसलिए हम राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप अंग्रेजी शब्द नेशन का अनुवाद करके नहीं समझ सकते। नेशन एक राजनीतिक अवधारणा है जो राज्य के विस्तार के साथ जुड़ी हुई है। और राष्ट्र जब हम कहते हैं तो यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसमें कहीं राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्र अपने आंतरिक ताकत के बल पर, अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर, अपने स्व को समझते हुए अपना आत्म विस्तार करता है। भारत के इतिहास में कोई यह उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमने सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपना भौगोलिक विस्तार करने के लिए कहीं आक्रमण किया हो, युद्ध किया हो। हम वैचारिक बात करते रहे और विश्व को ऐसा विचार है जिसे आज सनातन विचार कहा जा सकता है। यह संयोग ये है कि आज़ादी के अमृत वर्ष पर राष्ट्र अपने स्व को समझने का प्रयास कर रहा है। अपनी कोई भी अस्मिता की तलाश करने कटिबद्ध होता जा रहा है। इस कार्य में भाषा का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए पवित्र नर्मदा के तट पर बैठकर 75 वर्षों में हिंदी पर विमर्श की महत्ता उल्लेखनीय। निश्चित ही संगोष्ठी में निर्धारित विषय पर उस गंभीर विषय को गति प्रदान करेंगे जो राष्ट्र की अस्मिता को समझने के लिए आवश्यक है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि नेशन से हमने और राष्ट्र का अनुवाद कर लिया, या राष्ट्र को हमने नेशन के रूप में समझने की कोशिश की, तो हम उसके वास्तविक स्व को है क्या वो, जिस तरह से कई सभ्यताओं के संघर्ष में यह बात आएगी कि जिस तरह हम लोग इस देह को ही अंतिम नहीं मानते, इसके अंदर जो आत्मा है वह अनंत है, उसका अंत होता नहीं, यह हमारी मान्यता है। तो हम देह से ज़्यादा अपने आत्मा को महत्व देते हैं। यह हमारे मूल अवधारणा होती है। मैंने निर्धारित विषयों पर गंभीरता से अवलोकन करने के बाद अनुभव किया है केवल राष्ट्र की समस्या ही नहीं, कुछ विषयों को लेकर जो विमर्श होगा तो विश्व में चल रहे सभ्यतागत विमर्श को भी प्रभावित करेगा। ऐसे विषयों पर यदि व्यापक स्तर पर चर्चा परिचर्चाएं आयोजित हों तो वैश्विक विमर्श को भी हम प्रभावित कर सकेंगे। अब विश्व के अनेक देश अनेक राजनीतिक विचारधाराओं से अनुप्राणित होकर अनेक प्रयोग कर चुके हैं। सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद से जुड़ी प्रणालियों का प्रयोग हो चुका है। मानव सभ्यता राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक की यात्रा तय कर चुकी है। इसके बाद भी मानवता एक बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं और अब तो पश्चिम के विचारक भी उस बेचैनी का कारण ढूंढने परेशान हो गए और वह उसके
समाप्ति के लिए, उसका हल पाने के लिए भारत की ओर देखने लगे हैं और मानने लगे हैं कि भारत की मौजूदा विश्व के इस मानसिक विचलन को संतुलित कर सकता है और उसकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें भाषा की स्थिति पर सबसे पहले विचार करना होगा। जब मैंने स्व की बात कही थी, अस्मिता की बात कही थी, उसको हम बिना अपनी भाषा के कैसे समझेंगे? हम जिस तरह अपने गंगा की पवित्रता को या नर्मदा की पवित्रता को देखते हैं, क्या वो उसको होली रिवर के रूप में कभी समझ पाएंगे? हमारे जब पवित्रता का भाव है तो उसमें आध्यात्मिक सुगंध है और उस सुगंध से प्रभावित होकर लोग मीलों की यात्रा करके गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, वृंदावन जाकर यमुना में स्नान करते हैं, विभिन्न गोदावरी कावेरी नदियों को। एक तो यह है और दूसरा इसके माध्यम से पर्यावरण की चिंता हम जन जन तक पहुंचा देते हैं कि जल ही जीवन है। इस बात पर कई लोग दुखी होते हैं। आजकल ये बात आपको कहते हुए सुनते हुए सुन लेंगे। इस बात पर कई लोग दुखी होते हैं कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। उनकी पीड़ा समझ में आती है, लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि हिंदी की विकास यात्रा राज्य के सहयोग से नहीं आगे बढ़ी। आज देश के हर कोने में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर हो, हर जगह आपको हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मिल जाएंगे। विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है। मॉरिशस, केन्या, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भी हिंदी प्रमुखता से बोली जाने लगी है। अब इसको एक उदाहरण देकर मैं आपको ज़्यादा अच्छा समझा। विश्व हिंदी सम्मेलन के सिलसिले में हमारा जाना वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाड टोबैगो हुआ। वहाँ भारतीय जो यहाँ से गए थे, भारतवंशी और बन गए हैं, वहीं के नागरिक हो गए हैं, उनकी बड़ी संख्या है। वहाँ उनके एक प्रमुख मठ में उन्होंने हम भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था स्वागत करने। उस समय की वहाँ की संस्कृति मंत्री ने अपने भाषण में कहा था, ट्रिनिडाड टोबैगो हमारी मातृभूमि है, लेकिन भारत हमारी नानी है। अब ये जो नानी कहा गया, इस नानी शब्द के साथ जो स्नेह जुड़ा है, जो भाव जुड़ा है, ग्रैंड मदर से आ सकता है क्या वो? कल्पना नहीं। इसलिए मैंने कहा कि स्व और अस्मिता को समझने के लिए अपनी ही भाषा को समझना जरूरी होगा। इस क्रम में, इस काम में भारतीयों के प्रयासों को, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके प्रयासों को समझने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन और इनके महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए। जब आप
सांस्कृतिक धारा पर चर्चा करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी को लेकर ये राजभाषा नहीं बना पाए हैं, हम केवल रोना रोते रहें, यह गलत बात। हमें जो हमने हासिल कर लिया, जो प्राप्त कर लिया, उस प्राप्ति पर गर्व होना चाहिए। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, वह अपने साथ एक सांस्कृतिक पहचान की भी वाहिका होती है। हिंदी का यह सौभाग्य है कि उसे प्रारंभ से ही संतों, भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। मध्यकाल के विदेशी आक्रांताओं के अन्याय और अत्याचारों का प्रतिरोध करते हुए हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करने में सफल रहे। हिंदी का केंद्रीय स्वर ही सांस्कृतिक है, वह सनातनता से जुड़ी रही। वर्तमान हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को। भाषा के प्रति यह निजता जो भारतेंदु दिखा रहे हैं, यह निजता हमें अपने आचरण में अपनानी होगी कि हम भाषा को केवल एक बहस का, परीक्षा का विषय मानकर नहीं कर सकते। भाषा का निरंतर प्रयोग और उसका परिष्कार हमारे द्वारा होते रहना चाहिए। मैत्री सेनगुप्त ने 20वीं सदी के पहले दशक में सावधान किया था, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। और प्रार्थना क्या की थी, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वह भाषा कैसी है? हे भद्र भावोद्भाविनी, ध्यान दीजिए शब्द पर। हे भद्र भावोद्भाविनी, हे भारती, हे भगवते, गीता मते सीता पते सीता। क्या सोच रहा है 1905 में राष्ट्रकवि इतनी बड़ी बात कह रहा है कि वे अपनी भाषा के अस्मिता के बारे में कितने गर्व से कह रहा है कि यह भद्र लोगों की भाषा है, भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा है। हम अभी भी किसी के नाम के साथ जी लगाते हैं, श्री लगाते हैं। पहले नाम से पुकारना हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में नहीं है। भाषा केवल शब्द समूह नहीं है, वह भद्र मनुष्य बनाने के वाले भावों से भरी है। मानव स्वभाव ही तो हमारी संस्कृति को विश्व बनाता है, यह मानव भाव। हमारे संस्कृति में हमको संदेश दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो किसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे प्राणी मात्र देश से परे जाकर समाज, राष्ट्र, चेतना के स्तर पर चेतना, परम चेतना आदि तक हम पहुँचते हैं। इस भद्र भाव का परम वैभव कामायनी ने, प्रसाद जी ने प्रलय और सृजन की गाथा के माध्यम से व्यक्त किया। पहले सर्ग में क्या पढ़ते हैं? नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक भाव की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब उस तत्व को, जिस आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान हमारे ज्ञानी देते थे, कितने आसान शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं हमारा कवि। और उसके बाद
अंतिम सर्ग में देखिए वो कहाँ जाता है, यहाँ प्रलय का प्रथम दृश्य है। और जब प्रलय काल समाप्त होता है, समरस से जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड बना था। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमारी पूरी साधना है और यही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। यह आनंद कैसे प्राप्त हो, प्रसाद जी क्या कहते हैं, महाकवि पहले कारण बताते हुए कहते हैं, अब आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए, रामायण पढ़ते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, यह विज्ञानमयी कारण क्या है, यह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की, अधिकारों की सृष्टि और उनकी यह मोहमयी माया वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की। और इसका भी आगे समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसाद जी। देखो पाप पुकार उठा, देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से, तुमने योग क्षेम से अधिक संचय वाला लाभ लोभ सिखाकर इस विचार को संकट में डाला। यानी जो हमारे यहाँ तेन भूषिता दूसरे कहा गया है, त्याग त्याग नहीं कहा गया है, त्याग पूर्ण हो। उस त्याग पूर्ण भोग के उस सिद्धांत को छोड़कर भौतिकवादी दुनिया ने हमें क्या सिखाया, अपने लिए लाभ अधिक से अधिक अर्जित। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि पहले आपने देखा होगा दीपावली पर हर घर में, खासतौर से व्यवसायियों के घरों के बाहर या अंदर दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा जाता, लेकिन हमारी मति मारी गई, अब लिखा जाता है लाभ शुभ। दोनों का अंतर समझने की आप कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि हम जानबूझकर जब उपभोक्तावादी विश्व में हिंदी के भविष्य की चर्चा करें तो आप बाजारवाद और उपभोक्तावाद की बात करते हुए ये सावधानी जरूर रखें कि हम पूरे उस प्रवाह में बहेंगे नहीं, उस प्रवाह में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ अपने लिए नहीं, स्व के लिए नहीं। जब हम बन जाएंगे, अपने आप हम समाप्त हो जाएंगे। मैं जानबूझकर उपभोक्तावादी विश्व में हिंदी की संभावना देखने का पक्ष लूँ, यानी ये ठीक है, आपका विषय भी है और उस विषय पर बात करते हुए आपको उपभोक्तावादी विश्व की फैलती हुई संभावनाओं में हिंदी अपना रास्ता कैसे बनाएगी इस पर चर्चा करनी चाहिए। हिंदी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वैचारिक पराधीनता की हीन ग्रंथि से मुक्त होने की आवश्यकता है और अपने स्व का, अस्मिता का साक्षात्कार करने की प्रेरणा यदि असंगोष्ठी दे सकी तो वह सार्थकता। स्मरण रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल का भाव देखकर भी गोस्वामी तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि कहा। यानी उन्होंने एक सिद्धांत हमारे सामने रख दिया कि जो लोक मंगल की बात करेगा साहित्य में उसी का अस्तित्व होगा। इन शब्दों के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए
आदरणीय पुष्पा जी का मैं आभारी हूँ। उनके साथ मैडम गोखले का भी आभारी हूँ। जो आयोजक मंडल है उसके प्रति इतनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे मित्र कृष्ण गोपाल जी विश्व, जिन्हें मैं आधुनिक समय में ऐसा आलोचक मानता हूँ जिन्होंने सांस्कृतिक नवोन्मेष आलोचना में किया, उनका यहाँ उपस्थित रहना और विनोद जी निगम को इस नगरी के गौरव हैं और इस नगरी के आसपास के क्षेत्रों में हमारे अनुरागी जी थे, बाबा थे, महाना जी चतुर्वेदी थे। उन लोगों ने उस समय देखा माली को पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। तो हमारे यहाँ तो ऐसी शहादत देने वालों को ही श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मैं तो एक सामान्य हिंदी सेवक हूँ, लेकिन उस हिंदी सेवा के प्रति आप लोगों ने जो एक उत्साहजनक प्रेरणा दी है इस अभिनंदन के द्वारा, उसके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दत्ता। यद्यपि यह धन्यवाद शब्द कहते हुए भी संकोच हो रहा है। स्व का विसर्जन ही, अहम का विसर्जन ही व्यक्ति की प्रगति पथ को आलोकित करता है और यही बात हमें भी हमारे भविष्य में, बल्कि ये कहें कि भविष्य ही नहीं बल्कि भाषा के क्षेत्र में भाषा हिंदी को उन्नति दिलाने के लिए मशाल के रूप में काम आएगी। हमारी आगामी पीढ़ी संभवतः इस बात को पकड़ पा रही है। हम सब पुनः आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ज्योति को प्रणाम करने से ज्योति की महिमा नहीं बढ़ती है, बल्कि हम स्वयं आलोकित होते हैं और आलोक पथ प्रशस्त होता है। मैं अब यह मंच सौंपने जा रही हूँ हमारे प्राध्यापक और हिंदी भाषा की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा प्रदान करने वाले डॉक्टर विनोद निगम जी को, जो कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। छात्राओं की जानकारी के लिए यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि सर डॉक्टर विनोद निगम जी प्रतिष्ठित नवगीतकार हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं और इस महाविद्यालय में निगम सर ने हम लोगों को स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान की है। मैं अनुरोध करूंगी अध्यक्षीय उद्बोधन में कुछ शब्द कहने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारी कविताएं इस मंच से हम लोगों को सुनाने के लिए इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद निगम। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित और सम्मानित श्रद्धेय कैलाश चंद पंत जी, मेरे बहुत ही आत्मीय अग्रज मित्र श्री विजय दत्त श्रीधर जी, प्रदेश के वरिष्ठ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री मनोज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी, इस संगोष्ठी की समन्वयक डॉक्टर पुष्पा दुबे जी, डॉक्टर श्रुति गोखले जी
और कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारे बीच से अभी कुछ देर पहले ही उठकर गई महाविद्यालय की प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर कामिनी जैन मैडम, सभागार में उपस्थित सभी मेरे पूर्व प्राध्यापक साथी, शोधार्थी, प्रिय छात्राओं और सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा अभिवादन है, नमन है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम इस बात की पड़ताल जरूर कर रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों में हमारी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसको हम कहाँ से कहाँ तक ला पाए हैं या उसको और हमको कहाँ आगे तक ले जाना है। ये बात जरूर है कि भाषा जो है वो अपने एक सहज नदी की प्रवाह की तरह हमेशा बहती रहती है, बढ़ती रहती है, अपने विकारों को छोड़ती रहती है और अपने गंतव्य तक जाती रहती है। हमारी चिंताएं बीच बीच में जुड़ी रहती हैं, हम सब अपने ढंग से प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भाषा तो एक सहज निरंतर कलकल प्रवाहित नदी की धारा की तरह ही है। वो अपने गंतव्य तक जाएगी, उसको उसका स्थान मिलेगा ही। और हिंदी तो इतनी सहज और सरल भाषा है कि वो सबको अपने में समेट लेती है, सबको अपने साथ लेकर चल देती है। सभी भाषाओं से वो कुछ न कुछ ग्रहण करके अपने को संपन्न करती रहती है। इसलिए हिंदी जो हमारी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके भविष्य के प्रति या उसके प्रभाव के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है। वो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ती ही जाएगी और पूरे देश को भी नहीं, संसार के बहुत सारे विभिन्न अंचल हैं जहाँ पर हिंदी अब बोली जाने लगी है, बोली जाती थी, आगे भी वो और बढ़ती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन सारे पहलुओं पर हम इस संगोष्ठी में विभिन्न प्रकार के वक्तव्यों और शोध पत्रों के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं भी हैं। अभी वक्तव्य बहुत से होंगे, कुछ हो भी चुके हैं और मुझसे जैसा कहा भी गया है, मैं कुछ एक दो छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ आपको, जिससे कि थोड़ा सा वातावरण बदल भी जाएगा और हिंदी की जो अपनी एक धार है, हिंदी की अपनी जो पकड़ है, वो भी इन कविताओं से झलक के रूप में आपको मिलेगी। एक छोटी कविता आज से जोड़ने के लिए पहले सुनाता हूँ। मैं भी इस महाविद्यालय में 30 साल तक रहा, नौकरी शुरू भी यहीं से की थी और रिटायरमेंट भी यहीं से हुआ। तो जब कॉलेज में थे तो बहुत सारे विभागों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे, वेलकम पार्टी होती थी, फेयरवेल पार्टी होती थी, स्वागत होते थे। तो जो न्यू कमर्स आती थी छात्राएं, वो सब अपना परिचय देती थी, मेरा ये नाम है, मेरा इतना परसेंटेज है, मैं यहाँ से आई हूँ, मुझे ये बनना है। और फिर हम लोगों से भी फंक्शन में कहते थे कि आप आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहें। तो हम भी एक छोटी सी कविता जो है उनसे जोड़ने के लिए सुना देते थे। तो वही कविता सुना करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे जमाने भर का गम है, क्योंकि जो रचनाकार होता है, साहित्यकार होता है, उसके हृदय में सारे समाज की, सारे युग की पीड़ा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि मुझे जमाने भर का गम है, मेरा नाम विनोद निगम है। मुझे जमाने भर का गम है, मेरा नाम विनोद निगम है। चुप रहना मेरी हॉबी है, चुप रहना मेरी हॉबी है, यही सफलता की चाबी है। चुप रहना मेरी हॉबी है, यही सफलता की चाबी है। तुम भी काम करो, कम बोलो, उन्नति के दरवाजे खोलो। बहुत दूर आगे जाओ तुम, नभ में परचम लहराओ तुम। ये मेरा आशीर्वाद है, मुझे बुलाया धन्यवाद। अब एक छोटी सी कविता मैं आपको कविता के लिए सुनाता हूँ। कविता के बारे में भी लोगों के मन में बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं कि कविता लिखने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, बड़े एकांत में बैठ के साधना करनी पड़ती है, बड़े कल्पनाएं और सपने जो हैं उनको बुनना पड़ता है। ऐसा भवानी भाई कहते थे कि भीतर की तकलीफ सृजन की माता है, बड़ा भोगने वाला बड़ा विधाता है। इसलिए प्राण मेरे भोगों फल निकलेगा, इन बड़ी बड़ी तकलीफों का हल निकलेगा। तो कविता जो है वो हमारे भीतर की पीड़ा की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती है और बहुत सारी हमारी जीवन की तकलीफों समस्याओं का समाधान भी करती है। तो इसलिए जो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। मुझे कैसा लगता है कि नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। शास्त्र ग्रंथ की नहीं जरूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त, भीड़ भाड़ में मिल जाती है। शास्त्र ग्रंथ की नहीं जरूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त, भीड़ भाड़ में मिल जाती है। गलियों सड़कों खिल जाती है, पीड़ा में निखरी रहती है, आसपास बिखरी रहती है। पीड़ा में निखरी रहती है, आसपास बिखरी रहती है। अनायास ही आ जाती है, मन प्राणों पर छा जाती है। प्रश्न नहीं है, हल है कविता। प्रश्न नहीं है, हल है कविता। निर्झर बहता जल है कविता। और जितने सहज सरल तुम होगे, कविता उतनी श्रेष्ठ लिखोगे। जितने सहज सरल तुम होगे, कविता उतनी श्रेष्ठ लिखोगे। नहीं ढूंढ कर लाना पड़ता, ना सपनों में जाना पड़ता। शास्त्र ग्रंथ की नहीं जरूरत, सुबह शाम का नहीं मुहूर्त, भीड़ भाड़ में मिल जाती है, गलियों सड़कों खिल जाती है। पीड़ा में निखरी रहती है, आसपास बिखरी रहती है। अनायास ही आ जाती है, मन प्राणों पर छा जाती है। प्रश्न नहीं है, हल है कविता। निर्झर बहता जल है कविता। जितने सहज सरल तुम होगे, कविता उतनी श्रेष्ठ लिखोगे। और एक छोटी कविता और सुनाता हूँ। ऐसा कुछ दिनों से लगता है कि हमारा जो समाज है, माहौल है, उसमें कुछ थोड़ी सी कटुता जो है वो भूल गई है। तो एक सामान्य व्यक्ति को या एक कवि को, रचनाकार को, एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, वो मैंने एक छोटी सी कविता में लिखा है। उसको सुना के और फिर एक छोटा सा चीज सुना के मैं अपना काम जो है खत्म करूंगा। कहता हूं कि रंग बिरंगे फूल खिले हों, अच्छा लगता है। रंग बिरंगे फूल खिले हों, अच्छा लगता है। बच्चे हों, स्कूल खुले हों, अच्छा लगता है। रंग बिरंगे फूल खिले हों, अच्छा लगता है। बच्चे हों, स्कूल खुले हों, अच्छा लगता है। कि ढली रात में कीर्तन की धुन, अच्छा लगता है। कभी तीसरे पहर अपनी नींद खुले और कहीं अखंड रामायण हो रही हो, कहीं माई के जस गाया जा रहे हो, आला गाया जा रहा हो, तो बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगता, मन लगता है कि अपन भी वहीं चले चलो। तो ढली रात में कीर्तन की धुन, अच्छा लगता है। सांझ आरती और अजान सुन, अच्छा लगता है।
कि अहद भाई से राम राम सुन अच्छा लगता है, अहद भाई से राम राम सुन अच्छा लगता है, और बिरजू काका से सलाम सुन अच्छा लगता है। अहद भाई से राम राम सुन अच्छा लगता है, बिरजू काका से सलाम सुन अच्छा लगता है, कि गुरुद्वारे कबीर को गाएं अच्छा लगता है, गुरुद्वारे कबीर को गाएं अच्छा लगता है, और कृष्ण चरित्र रसखान सुनाएं अच्छा लगता है। रसखान तो मुसलमान थे, 5 बार की नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन उनका जीवन की तो यही आकांक्षा थी कि कोई सा भी जन्म मिले कृष्ण का ही सानिध्य मिले। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार। तो गुरुद्वारे कबीर को गाएं अच्छा लगता है, कृष्ण चरित्र रसखान सुनाएं अच्छा लगता है, कि तट लग सुनती गंगा माई, तट लग सुनती गंगा माई, बाबा विश्वनाथ की देहरी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अच्छा लगता है। तट लग सुनती गंगा माई, बाबा विश्वनाथ की देहरी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अच्छा लगता है, कि अब्दुल के घर गणपति आए अच्छा लगता है, सब मिल होली गीत मनाए अच्छा लगता है, सुख दुख का साझी बंटवारा अच्छा लगता है, इसी सोच से देश हमारा अच्छा लगता है। सुख दुख का साझी बंटवारा अच्छा लगता है, इसी सोच से देश हमारा अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी पीर व्यथा ले हिलमिल बैठे फिर, आओ अपने उसी देश में वापस लौटे फिर, आओ अपने उसी देश में वापस लौटे फिर, आओ अपने उसी देश। और गीत सुना दूंगी, खत्म कर दूंगा, क्या सुना दूंगा? इसी गीत के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आगे फिर पूरी मिलेंगे। जैसा कि डॉक्टर बशीर बद ने कहा है कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। सरस कविताएं सुनकर हम गंभीर वैचारिक वक्तव्यों के लिए पुनः तैयार हो चुके हैं। उद्घाटन सत्र यही समाप्त हो रहा है।